नमस्कार। आज हम अरस्तू के दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है। उसके विचार इतने महत्वपूर्ण थे कि उनका प्रत्येक काल के राजनीतिक विचारक पर किसी न किसी प्रकार से प्रभाव अवश्य पड़ा है। उसके सभी राजनीतिक विचारों में से केवल दास्ता संबंधी विचार ऐसे हैं जो सर्वाधिक आलोचना का शिकार हुए हैं। आइए आज हम देखते हैं कि अरस्तू के दास्ता संबंधी विचार क्या हैं। अरस्तू के दास्ता के बारे में विचारों को समझने से पूर्व यूनान के उस जीवन की एक झलक को जानना आवश्यक है जो अरस्तू के दास्ता संबंधी विचारों की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। यूनान के उस राजनीतिक जीवन पर एक वीडियो मैंने पहले बनाया है। आप उसका श्रवण करें, उसको सुने। उसके पश्चात आप उसका लिंक इस दास्ता संबंधी विचारों से तैयार करें। उसके जो विचारों का मूल है वो है मनुष्य की प्राकृतिक असमानता का विचार। अरस्तू एक जीव वैज्ञानिक भी था। उसने प्रकृति में जीवों का और संपूर्ण प्रकृति का गहरा अवलोकन किया था और उस अवलोकन के परिणाम स्वरूप वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि प्रकृति में सर्वत्र असमानता विद्यमान है। एक ही जैसे नजर आने वाले प्राणियों की क्षमताओं में, उनके शारीरिक रचना में बहुत भिन्नता होती है। यह भिन्नता मनुष्य जगत में भी विद्यमान है। यद्यपि सभी मनुष्य एक ही जैसे, एक ही प्रकार से दिखते हैं, किंतु उनकी मानसिक और उनके शारीरिक क्षमताओं में भिन्नता होती है। कुछ मनुष्य दुबले पतले होते हैं, कुछ मनुष्य शारीरिक रूप से बहुत बलशाली होते हैं, किसी की मानसिक क्षमता बहुत कम होती है, कुछ प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से यह जो मूल प्राकृतिक असमानता है, यही असमानता उसके दास्ता संबंधी विचारों का आधार है। और ये जो दास्ता संबंधी विचार हैं, ये विचार उसके राज्य सिद्धांत का आधार बनते हैं। इस प्रकार एक निरंतरता है उसके विचारों में जो कि उसको दास्ता संबंधी विचारों तक लेकर के आती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसा कि वो जानता है, उसने बताया है कि कुछ मनुष्य अपनी मानसिक क्षमताओं में, अपने विवेक संबंधी शक्तियों में इतने हीन होते हैं कि वो स्वतंत्र जीवन जीने में सर्वथा असमर्थ होते हैं। ऐसे न्यून मानसिक क्षमता वाले, जिनमें बहुत कम बुद्धि विकसित है, ऐसे जो मनुष्य हैं, वो मनुष्य जो हैं वो मिलकर के दास्ता की संस्था का निर्माण करते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य जो स्वतंत्र रूप से सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते, ऐसे मनुष्य जिनका शारीरिक बल तो प्रबल होता है, किंतु यदि उन्हें किसी के निर्देशन में रखा जाता है तो वे अपने उस बल का सही उपयोग कर पाते हैं। यही विचार दास्ता के मूल में है। इसलिए जो दास्ता है उसका जो आधार है वह प्राकृतिक आधार है, क्योंकि प्रकृति ने उन मनुष्यों को ऐसा बनाया है कि वो किसी अन्य मनुष्य के निर्देशन में रह करके अपना जीवन व्यतीत करें। जब ऐसे मनुष्य अन्य व्यक्तियों के निर्देशन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उस प्रकार से दो जो चीजें होती हैं उनमें से एक है दास के जीवन में एक सभ्य जीवन के निर्देशन में कार्य करने के कारण उसका जीवन सफल हो जाता है। दूसरी तरफ
जो स्वतंत्र व्यक्ति है उसका जीवन भी दास के सहयोग से और अधिक अच्छा हो जाता है। इस तरह से स्वामी और दास इन दोनों व्यक्तियों के सहयोग से, सहभाग से एक सभ्य जीवन का निर्माण होता है। राज्य में सभ्य जीवन की आधार के रूप में, उसकी नींव के रूप में दास प्रथा कार्य करती है। और ये जो स्वतंत्र नागरिक जो कि दासों के स्वामी हैं, ये मिलकर के राज्य की सरकार का निर्माण करते हैं और शासन का प्रबंध करते हैं। इस प्रकार से सभी स्वतंत्र नागरिक जो कि दासों के स्वामी हैं, वो उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। वो राज्य में शासन प्रबंध का कार्य करते हैं और अपने से निकृष्ट जो भी व्यक्ति हैं उन पर शासन करते हैं। इसलिए ये जो संपूर्ण अरस्तु के राज्य सिद्धांत का जो चक्र है उसका सार है कि उत्कृष्ट का निकृष्ट पर शासन होता है। प्रकृति में भी सर्वत्र यह विद्यमान है और मानव समुदाय में भी उत्कृष्ट का निकृष्ट पर शासन होना ही चाहिए। प्रश्न उठता है कि दास कौन है। इसको परिभाषित करते हुए अरस्तु यह बताता है कि वह व्यक्ति जो प्रकृति से ही स्वयं का नहीं है वरन किसी और का है, वह दास है। इसका अर्थ ये है कि प्रकृति से ही जिसकी स्वयं की बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ है कि वह अपने स्वतंत्र जीवन का भली प्रकार निर्वहन कर सके, इसलिए वह किसी अन्य व्यक्ति के निर्देशन में उसके आदेशानुसार चल करके अपने जीवन का निर्माण करता है। और क्योंकि उसमें पूर्ण विकसित मस्तिष्क का अभाव होता है, इसलिए उसके लिए आवश्यक है कि वो किसी स्वामी के अधीन रह करके कार्य करे। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से किसी और के अधीन रहता है, वह व्यक्ति एक प्रकार से संपत्ति है उस स्वामी के लिए। तो ये जो दास है ये प्रकृति से स्वयं का नहीं है, ये इसकी पहली विशेषता है। इसी से निकल करके जो दूसरी विशेषता आती है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वामी की संपत्ति होता है। संपत्ति की विशेषता क्या है कि संपत्ति पूरी तरह से स्वामी के आधिपत्य में रहती है और स्वामी जैसा चाहे उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है। वह अपने भले के लिए, अपनी सुविधा के लिए संपत्ति का प्रयोग कर सकता है। दास का जीवन भी ऐसा ही होता है। स्वामी जैसा आदेश देता है, जिस प्रकार से उसे रखता है, उसे उसी परिस्थिति में रहना होता है। और संपत्ति की एक और विशेषता होती है कि संपत्ति पूरी तरह से स्वामी की होती है, किंतु स्वामी संपत्ति को अपने से पृथक भी कर सकता है। इस प्रकार से दास भी पूरी तरह से स्वामी का है, किंतु स्वामी उसे स्वयं से पृथक भी कर सकता है। अरस्तु इस प्रकार दास की एक सरल किंतु स्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है। उसके ग्रंथ पॉलिटिक्स की पुस्तक 1 में राज्य की उत्पत्ति का वर्णन है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में वो बताता है कि राज्य का जो मूल है वो परिवार है और परिवारों के समुदाय से ही आगे जाकर के राज्य का निर्माण होता है। यह जो परिवार है यह दास प्रथा के मूल में विद्यमान है, क्योंकि प्रत्येक स्वतंत्र नागरिक जिसका कि अपना एक घर होता है, उसमें उसकी पत्नी होती है और उसके बच्चे होते हैं। यह स्वतंत्र नागरिक अपने गृह प्रबंध के लिए संपत्ति की व्यवस्था करता है। एक व्यवस्थित घर
बिना उपकरण या बिना संपत्ति के नहीं हो सकता। इसलिए स्वतंत्र नागरिक के पोजेशन में, उसके अधिकार में संपत्ति होती है। उसकी संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक तो सजीव संपत्ति और एक निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में अरस्तु यह बताता है कि दास होते हैं जो संख्या में कम या अधिक हो सकते हैं, स्वतंत्र नागरिक की आर्थिक क्षमता के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसके दासों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, किंतु दास स्वतंत्र नागरिक के जीवन का एक आवश्यक अंग होते हैं। सजीव संपत्ति में ही पालतू पशु, जो कि उसके अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार से ये पशु और दास सजीव संपत्ति है, और निर्जीव संपत्ति में खेत है, खलिहान है, उसकी जमीन है, उसका मकान है, उसके सोना चांदी, फर्नीचर, अन्य जो उपकरण गृहस्थी के लिए आवश्यक हैं, जो भी उसके अधिकार में है, वो सब का सब निर्जीव संपत्ति का समूह है। कुल मिलाकर के जो संपत्ति है वो स्वतंत्र नागरिक के व्यवस्थित गृह प्रबंध के लिए आवश्यक है, और इस संपत्ति में सजीव संपत्ति निर्जीव संपत्ति से ज्यादा श्रेष्ठ होती है, और सजीव संपत्ति में भी दास सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। इस प्रकार अरस्तु का मानना है कि स्वतंत्र नागरिक के पास जितनी भी संपत्ति होती है, उनमें सर्वश्रेष्ठ संपत्ति दास के रूप में होती है। संपत्ति को वह उपकरण की संज्ञा भी देता है, और उपकरण दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक तो उनका कार्य है उत्पादन करना, प्रोडक्शन और एक्शन। वो संपत्ति जिससे किसी न किसी प्रकार का उत्पादन होता है, कुछ नया उत्पन्न होता है, वह संपत्ति जो है वो उत्पादन कार्य के लिए निर्मित की गई संपत्ति होती है। जैसे पशुओं से जो मिलने वाला दूध है वो एक प्रकार का उत्पादन है। पशु को खेत में जब जोता जाता है तो उससे जो उत्पादन होता है, जमीन जो है वो अन्न उत्पन्न करती है। इस प्रकार से जो नया उत्पन्न होता है वो संपत्ति का एक प्रकार का कार्य है, किंतु संपत्ति का दूसरा कार्य है एक्शन या उपयोगी कार्य करना। जीवन के सामान्य निर्वहन के लिए स्वतंत्र नागरिक के बहुत से उपयोगी कार्य होते हैं। इन सभी सामान्य जीवन के उपयोगी कार्यों के संपादन के लिए दास होते हैं। इसलिए दास उत्पादन का कार्य नहीं करता, वरन उसका जो योग है, जो उपयोग है, वो यूज वर्क या उपयोगी कार्य करने में होता है। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्र नागरिक के बच्चों की देखभाल करना, नागरिक की जो पत्नी है उसके घर के कार्यों में उसकी मदद करना, अर्थव्यवस्था में खेत को जोतने का कार्य, पशुओं को दुहने का कार्य, अर्थव्यवस्था में माल की ढुलाई, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, अर्थात स्वामी और स्वामी की पत्नी, इनके निर्देशन से जो भी कार्य करने होंगे वह कार्य दास करता है। और इस प्रकार वह इस नागरिक को घर के दायित्वों से मुक्त रखता है और आर्थिक दायित्वों से भी मुक्त रखता है। इसका कार्य केवल निर्देशन करना है। उस निर्देशन के अनुसार समस्त उपयोगी कार्यों का संपादन दास करेगा। इस प्रकार से इस घर में स्वामी और दास के उच्च अधीनस्थ के संबंध बन जाते हैं। एक व्यक्ति पूरी तरह से आदेश देता है, दूसरे व्यक्तियों का जो समूह है वो पूरी तरह से इन आदेशों का पालन करता है। ये जो उत्कृष्ट और निकृष्ट का संबंध घर में बनता है, आगे जाकर के यह संबंध ही राज्य का आधार बन जाता है।
यहां हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसे अरस्तु उच्चतर सहभागिता कहता है, राज्य में उच्चतर सहभागिता, जिसको कोइनोनिया की संज्ञा दी गई है। कोइनोनिया का अर्थ है सामान्य सहभागिता से भी अधिक ऊपर मानसिक सहभागिता, कलाओं में सहभागिता, एक उच्चतर सहभागिता जिससे उत्कृष्ट नैतिक जीवन का निर्माण होता है। ध्यान देने की बात यह है कि स्वामी और दास के बीच में इस प्रकार का कोइनोनिया का संबंध विद्यमान नहीं होता। उनके बीच में उच्चतर मानसिक सहभागिता नहीं होती। कोइनोनिया का निर्माण सिर्फ समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच ही होता है, अर्थात एक स्वतंत्र नागरिक दूसरे स्वतंत्र नागरिक के साथ जो सहभागिता रखेगा या स्वतंत्र नागरिक अपने बच्चों के साथ जो सहभागिता रखेगा, ये सहभागिता कोइनोनिया का निर्माण करती है जो आगे जाकर के राज्य के लिए आधार का कार्य करेगी। तो यद्यपि मालिक और दास का महत्वपूर्ण आपसी संबंध है, किंतु यह संबंध कोइनोनिया के स्तर तक नहीं पहुंच पाता है और यह एक उच्च और नीचे का संबंध ही बना रहता है। अरस्तु कुछ तर्क प्रस्तुत करता है जिन तर्कों के आधार पर वह दास प्रथा को उपयुक्त ठहराने का प्रयास करता है। यह तर्क हम एक तो यह देख ही चुके हैं कि स्वतंत्र नागरिकों के समूह का जो सभ्य जीवन है, जो कोइनोनिया है, उस कोइनोनिया के लिए उसको व्यवस्थित जीवन जीना उसकी पहली शर्त है। और एक व्यवस्थित घर का जो निर्माण है वो उसकी संपत्ति से, उसके उपकरणों से होता है। और संपत्ति दो प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव संपत्ति। और इनमें से सजीव संपत्ति के रूप में दास उसके जीवन को, उसके घर को, उसके आर्थिक क्षेत्र को व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। इसलिए दास सभ्य जीवन का आधार है। दूसरा महत्वपूर्ण उसका जो तर्क है वो ये है कि दास एक आवश्यक उपकरण है। आवश्यक उपकरण इसलिए है कि दास ही वो संपत्ति है जो अन्य प्रकार की संपत्ति का उपयोग संभव बनाती है। यदि दास नहीं होगा तो पालतू पशु का उपयोग नहीं हो पाएगा, अन्य प्रकार की जो संपत्ति है उसका उपयोग भी नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार के स्वतंत्र नागरिक का तत्कालीन यूनान में जीवन था, उस जीवन के आधार पर स्वतंत्र नागरिक केवल सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यों को करने में अपना समय व्यतीत करता था। इसलिए जिसे हम ग्रहोपयोगी कार्य कहते हैं, उन सभी कार्यों को करने के लिए दासों का होना अत्यंत आवश्यक था, जिसके बिना आप एक सभ्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दास केवल उपकरण ही नहीं है, वरन एक आवश्यक उपकरण है। अन्य प्रकार की संपत्ति हो या न हो, एक स्वतंत्र नागरिक के जीवन में दास का होना अत्यंत आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण तर्क वो यह प्रस्तुत करता है कि जिस प्रकार से एक प्राणी के शरीर में एक आत्मा होती है और आत्मा के निर्देशन में ही शरीर सारा कार्य संपन्न करता है, उसी प्रकार से स्वामी और दास का भी संबंध होता है। स्वामी आत्मा है और शरीर उसके दास के रूप में है। तो जैसा स्वामी आदेश देगा वैसा शरीर के रूप में दास उस आदेश का पालन करेगा। यह जो संबंध है ये उत्कृष्ट और निकृष्ट का संबंध है। आत्मा उत्कृष्ट है, शरीर निकृष्ट है। यह उस प्राकृतिक नियम के अनुरूप है जो प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान है। इस प्रकार से
जैसे आत्मा का नियंत्रण शरीर पर हर प्रकार से उचित ही होता है, उसी प्रकार से स्वामी पर का भी दास पर नियंत्रण एकदम उचित और व्यावहारिक है। अगला तर्क वो ये देता है कि दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है। मालिक के लिए तो उपयोगी है ही, ये सब अभी हम देख ही चुके हैं। वह दास के लिए भी इसलिए उपयोगी है कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति के जब संपर्क में आता है तो उसका जीवन भी सफल हो जाता है। दासों के पास जो क्षमता है, उन क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कैसे लेना है यह स्वामी भली प्रकार जानता है, इसलिए उसकी क्षमताएं भी व्यर्थ नहीं होती हैं और वह भी एक अच्छे व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करके अपना जीवन अच्छा कर लेता है। नैतिक दृष्टि से भी अरस्तु अपने तर्क को आगे बढ़ाता है और वो ये कहता है कि स्वामी में बहुत सारे गुण होते हैं। उसमें दया का पुट होता है, उसमें अनुकंपा होती है, उसके अंदर अन्य व्यक्तियों की का परोपकार करने का जो गुण है, वे सभी गुण जब दास उसके संपर्क में होते हैं तो वो गुण साकार हो जाते हैं और वो बहुत प्रेम पूर्वक गुणहीन दासों को जीवन व्यतीत करने के लिए निर्देशित करता है। इसलिए नैतिक दृष्टिकोण से भी ये उचित ही है कि दास अपने गुणवान स्वामी के संपर्क में आकर के नैतिक जीवन की ओर अग्रसर होता है, नैतिक रूप से कुछ अच्छी बातों को सीखता है और अपने जीवन को भी एक उच्चतर स्तर की ओर ले जाने का प्रयास जरूर करता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जहां दास एक आधार का कार्य करता है और दास के होने से स्वामी का पूरा जो समय है, उस समय का उपयोग वह राजनीतिक जीवन में सहयोग और सहभागिता के लिए करता है। इस प्रकार से दास अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जीवन, इन दोनों को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक योजक कड़ी का कार्य करता है। दास होगा तो स्वामी घर की चिंताओं से मुक्त रहेगा और वो अपने मानसिक श्रेष्ठता का उपयोग संपूर्ण समाज के हित के लिए करेगा। इसलिए संपूर्ण समाज के हित की दृष्टि से समाज को सुदृढ़, राज्य को मजबूत बनाने की दृष्टि से जब सारे स्वतंत्र नागरिक मिलकर के अपनी शक्तियों का नियोजन पूरे समाज के लिए करेंगे और उनके घर की व्यवस्था को चलाने के लिए दास उनके घर को संभालेंगे। इस प्रकार से अरस्तु का जो तर्क है वो उस प्लेटो के तर्क से यद्यपि पूरी तरह से मेल नहीं खाता है, किंतु फिर भी कहीं न कहीं वो प्लेटो से अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ सहमत है कि जिसको जो कार्य करना है, आत्मा के विभिन्न जो 3 गुण होते हैं, उन गुणों के अनुरूप जिसके लिए जो करणीय है उसे वही कार्य करना चाहिए। यहाँ फिर वो प्लेटो के निकट पहुंच जाता है जब वो ये कहता है कि दासों के लिए उपयुक्त ये है कि वो शारीरिक कार्यों का संपादन करे, तो वो पूरी तरह से उन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं। स्वामी जो कि मानसिक शक्तियों का स्वामी है, उसका कार्य ये है कि वो राज्य की राजनीति का प्रबंध करे, तो वो केवल वही कार्य करता है। इस प्रकार से अपने गुरु से यद्यपि आनुभविक दृष्टि से वो दूर चला गया है, किंतु तत्व की दृष्टि से, मूल की दृष्टि से या सार की दृष्टि से जब वो दास प्रथा का समर्थन करता है तो अपने गुरु के उसी तर्क पर फिर से आ जाता है कि आत्मा के विभिन्न गुणों के अनुसार ही उनका उपयोग होना चाहिए समाज के हित में, और इस प्रकार से वह दास प्रथा का समर्थन करता है। अरस्तु के दास्ता के जो सिद्धांत का पूरा आधार है वो पूरे यूनानी जीवन का आधार बन जाता है। अरस्तु उस क्षयशील यूनानी जीवन का एक भाग था
वह जानता था कि यूनान का जो समाज है वो निरंतर पतन की ओर जा रहा है, किंतु फिर भी यूनानी समाज का जो उसने अनुभव किया था और उसने प्रत्यक्ष रूप से ये देखा था कि किसी सभ्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जाएगी यदि इन दासों को इन नागरिकों के जीवन से निकाल दिया जाए। इस प्रकार फिर से वह अपने अनुभविक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में यहाँ पर वो दास्ता के सिद्धांत का समर्थन करता है, यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से यह हमें कहीं भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। अगले वीडियो में हम उसके दास्ता संबंधी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद।